कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ आपकी कंचन मैम एक बार फिर से आप सभी के लिए हिंदी विषय लेके आई हूँ। आज हम एक बार फिर से हिंदी विषय के व्याकरण में वाक्य किसे कहते हैं, इनके अंग किस प्रकार के होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं ये भी जानेंगे। अभी तक हम हिंदी व्याकरण में बहुत सारी विषय वस्तु को सीख चुके हैं बच्चों, और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। तो आज हम वाक्य पे बात करते हैं कि हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे और समझेंगे। तो वाक्य क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वाक्य की परिभाषा बताना चाहूँगी। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को, जब हम शब्दों को किसी समूह में रखते हैं और उनके पढ़ने के बाद जब उसका अर्थ निकलता है तो वह क्या है बच्चों, वाक्य होता है। अगर इसको हम सरल भाषा में कहें तो वाक्य उसे कहते हैं कि जब हमें शब्दों के सार्थक समूह मिले, उन समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों। दोनों अंग मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या होता है बच्चों, जब हम वाक्य में कर्ता के बारे में जब बताते हैं तो वह उद्देश्य होता है, और विधेय यानी कि वाक्य में कर्ता को छोड़कर जिसके बारे में बात हो रही है उसको छोड़ के जो कुछ बच जाता है वो क्या होता है बच्चों, विधेय होता है। तो हमने बताया, जैसे कि मैंने बताया कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। वाक्य के अंग कितने अंग बच्चों होते हैं, दो होते हैं। एक तो पहला क्या होता है, उद्देश्य। पहले हम उद्देश्य पर चर्चा करते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। जब हम वाक्य में कर्ता के बारे में बताते हैं तो वह उद्देश्य होता है, यानी कि वाक्य में जो करने वाला या फिर जिसकी हम बात करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य। उदाहरण से समझेंगे इसे, जैसे राम अखबार पढ़ रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राम। तो राम क्या है बच्चों, करता है। तो यही क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। यानी कि उद्देश्य क्या होता है बेटा, जब हम एक वाक्य में जिसकी बात करते हैं वो क्या होता है, कर्ता, और उसी को क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला क्या है, उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है, विधेय। विधेय 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 क्या होता है बच्चों, वाक्य में अगर कर्ता को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बच जाता है वह क्या कहलाता है, विधेय। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम। राम को छोड़ के जो कुछ भी बच जाता है वह क्या कहलाता है बच्चों, विधेय कहलाता है। यानी कि अखबार पढ़ रहा है, तो ये बच्चों क्या है, विधेय। तो जाना आपने बच्चों, वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। एक तो क्या होता है हमारा उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य कहा जाता है, और जो कर्ता होता है यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है उसको छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बचता है वह किस नाम से जाना जाता है, विधेय के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों, वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब हम वाक्य के कितने प्रकार होते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो वाक्य के हमारे दो प्रकार होते हैं। एक तो रचना के आधार पर, रचना के अगर आधार पर देखते हैं तो हमारे जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले हम रचना के आधार पर सीखते हैं कि रचना के आधार पर पहला सरल वाक्य, फिर दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है बच्चों मिश्रित वाक्य। इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। बच्चों पहला क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य नाम से ही हमें बोध हो रहा है, सरल वाक्य यानी कि जो एक सरल हो, यानी कि एक वाक्य में केवल कर्ता ही एक हो और क्रिया भी एक हो, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया एक ही हो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, सरल वाक्य। उदाहरण के लिए राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है। राम क्या है,
करता है एक ही है और क्रिया भी क्या होती है, खाता है। क्रिया क्या हो रही है, खाना खा रहा है। तो ये क्या है बच्चों, सरल वाक्य है। यानी कि सरल वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे बच्चों, जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, उसको किसके अंतर्गत रखा है बच्चों, सरल वाक्य के अंतर्गत रखा है। उदाहरण के लिए एक और हम देखेंगे, दूसरा, सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है, इसमें भी क्या है, सीता केवल एक ही की बात हो रही है। तो यहाँ क्या है, इस वाक्य में कर्ता भी एक ही है और गाती है क्रिया, क्रिया भी एक ही है। तो इन दोनों हमने वाक्यों से, उदाहरणों से हमने ये समझा कि सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें केवल कर्ता एक ही होता है और क्रिया भी एक ही होती है। ऐसे वाक्यों को बच्चों हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अभी हमने क्या सीखा, सरल वाक्य। अब बात करते हैं हम संयुक्त वाक्य की। दूसरा वाक्य हमारा बच्चों संयुक्त वाक्य। इनकी पहचान कैसे होती है बच्चों, संयुक्त मतलब हमें नाम से ही पता चल जा रहा है कि संयुक्त मतलब मेल जोल करना। ऐसे वाक्य जिसमें किसी एक वाक्य को किसी दूसरे वाक्य के साथ जब हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के माध्यम को, जिस भी जोड़ने की हम चीज़ों को ले रहे हैं, योजक चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए दो वाक्यों को जब हम एक साथ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वह क्या होता है बच्चों, संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे माँ रसोई घर में गई, एक वाक्य तो ये हो गया। अब इसी के साथ में जब दूसरा वाक्य जोड़ूंगी और, तो ये क्या है, और हमारे बच्चों योजक चिन्ह है। और क्या है बच्चों, हमारा योजक चिन्ह है। तो दो वाक्यों को जब हम जिन भी योजक चिन्हों से जोड़ रहे हैं और उसको एक ही वाक्य का रूप दे देते हैं, वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य। तो क्या मैंने लिखा, माँ रसोई घर में गई और खाना बनाने लगी, वाक्य पूरा आ गया। यानी कि दो वाक्यों को जब हम एक साथ जोड़ रहे हैं और जिन भी योजक चिन्हों के प्रयोग से जोड़ रहे हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या है बच्चों, दो वाक्यों को जब हम एक साथ जोड़ के बताते हैं, वही क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य है। अब हम बात करते हैं तीसरा बच्चों मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्यों को भी समझेंगे बच्चों। मिश्रित जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मिश्रित यानी कि मिला जुला करके वाक्य का निर्माण करना या वाक्य बनाना। मिश्रित मतलब जब हम एक वाक्य में एक से अधिक, यानी कि पहले ही वाक्य की हम बात करते हैं लेकिन उसके साथ दो तीन वाक्य और जोड़ देते हैं, लेकिन बिना योजक चिन्ह के साथ जब हम एक से दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं, तब वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। यानी कि एक ही वाक्य में जब हम उसी व्यक्ति या वस्तु की बात करूं, एक ही वाक्य में दूसरा भी वाक्य जोड़ दूं, तो वह बच्चों क्या हो जाता है, मिश्रित वाक्य। उदाहरण के लिए पिताजी रस मलाई लाए, पिताजी रसमलाई लाए। अब इधर मैं एक और वाक्य जोड़ देती हूँ पर बिना किसी योजक चिन्ह के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। तो क्या है, पिताजी रसमलाई लाए जो बहुत स्वादिष्ट थी। तो बच्चों देखा आपने, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही वाक्य में दूसरा वाक्य भी जोड़ दिया। क्या, पिताजी रसमलाई लाए जो बहुत स्वादिष्ट थी। यानी कि एक ही वाक्य में दूसरा वाक्य भी जोड़ देना क्या होता है बच्चों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो जाना बच्चों आपने, हमने वाक्य को आज सीखा
कि वाक्य रचना के आधार पे हम, जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया, वाक्य अर्थ की दृष्टि से होता है एक और एक रचना के आधार पर। तो जब हम रचना के आधार पर बात करते हैं तो वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम अर्थ की दृष्टि से बात करते हैं तो हमारे वाक्य बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने रचना के आधार पर किन किन वाक्यों को सीखा बच्चों? एक तो सरल वाक्य जिससे केवल एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, जब हम 2 वाक्यों को किसी योजक चिन्हों के साथ उसकी सहायता के साथ एक वाक्य बनाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्रित वाक्य, जब एक वाक्य में दूसरा वाक्य भी जोड़ देते हैं तो वह क्या होता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो जाना बच्चों आपने, पहला हमने वाक्य रचना के आधार पर सीखा और अब हम वाक्य अर्थ के आधार पर जानेंगे। तो अर्थ के आधार पर हमारे कुल कितने वाक्य होते हैं बच्चों? 8 वाक्य होते हैं। तो इसको भी हम एक एक करके सीखेंगे। जैसे कि पहला क्या वाक्य है हमारा? विधान वाक्य। विधानवाचक जो हमारा वाक्य है इसमें क्या होता है बच्चों? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में कुछ बताते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है बच्चों? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अगर मैं किसी की स्थिति बता रही हूँ या किसी के बारे में बता रही हूँ या किसी की जगह के बारे में बता रही हूँ तो वह किसके अंदर आता है बच्चों? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए जैसे हम क्या करें बच्चों? विधानवाचक वाक्य। हम विधानवाचक वाक्य कर रहे हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया किसी की स्थिति, कोई व्यक्ति या स्थान के बारे में जब हम कुछ बताते हैं तो विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आम मीठा फल है। तो यहाँ मैं किसके बारे में बता रही हूँ बच्चों? आम के बारे में बता रही हूँ। क्या? आम मीठा फल है। तो इससे क्या पता चलता है? ये विधानवाचक वाक्य है। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। विद्यालय बंद है। तो इससे कैसा पता चल रहा है? स्थान के बारे में पता चल रहा है और जगह के बारे में पता चल रहा है कि विद्यालय जहाँ है विद्यालय बंद है। तो इससे क्या पता चल रहा है? हमें सूचना मिल रही है। तो जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान व उसकी स्थिति के बारे में बताए वह क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसी तरीके से अब हम दूसरा हमारा जो वाक्य वो देखेंगे। दूसरा क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है बच्चों? जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने साल के हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण से समझेंगे इसे भी। दूसरा हम क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारा नाम क्या है। हमने प्रश्न पूछा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये कौन सा वाक्य है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य है। उसी तरीके से दूसरा, तुम कहाँ रहते हो। इससे भी हमें क्या पता चल रहा है? हमें वाक्य पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो। तो ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या हमारा बच्चों? आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा हमारा आज्ञावाचक वाक्य। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी को हम निर्देश देते हैं कुछ कहने या कुछ करने का, तो वह किसके अंतर्गत आता है बच्चों? आज्ञावाचक के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए जैसे कि तुम यहाँ आओ। तो हम क्या बोल रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं कि तुम यहाँ आओ। हम उसको एक आज्ञा दे रहे हैं कि तुम यहाँ आओ। तो इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि क्या है बच्चों? आज्ञावाचक वाक्य है। इसी तरीके से दूसरा, एक गिलास पानी
दो। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं कि 1 गिलास पानी दो। तो इससे भी पढ़ने से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि ये कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। अब हमारा है निषेधात्मक वाक्य, इसे भी देखते हैं हम। 4th है हमारा निषेधात्मक वाक्य। ये कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों, जब हम किसी के काम के नहीं होने का पता चलता है तो वह निषेधात्मक वाक्य होता है। जब हम बोलते हैं कि ये नहीं होता या ये नहीं हो सकता तो वह किसके अंतर्गत आता है, निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं गाड़ी नहीं चला सकती, तो इससे क्या पता चल रहा है, नहीं का पता चल रहा है। मैं गाड़ी नहीं चला सकती, तो इससे क्या पता चल रहा है, नहीं का। तो इसे क्या कहा जाता है, निषेधात्मक वाक्य। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखेंगे, राम पढ़ाई नहीं कर सकता। यहाँ पे भी मैं क्या बता रही हूँ बच्चों कि राम पढ़ाई नहीं कर सकता। तो नहीं, किसी भी काम के नहीं होने का जब पता चलता है तो वह किसके अंतर्गत आता है बच्चों, निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत आता है। 5th हम देख लेते हैं इच्छावाचक वाक्य। पांचवें क्या है बच्चों हमारा, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है बच्चों, जब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, किसी को हम आशीष देते हैं, सफलता के लिए आशीर्वाद देते हैं, तो वह इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तो वह क्या है, वो क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद, सुख, प्यार जब भी हम किसी के प्रति दिखाते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है बच्चों, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए जैसे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तो हम क्या दे रहे हैं, इच्छा भी कर रहे हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। तो ये किसके अंतर्गत आता है, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ईश्वर तुम्हें विजयी बनाए। तो ये भी बच्चों क्या है, इस वाक्य को पढ़ने के साथ ही हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि ये क्या है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। एक और देखते हैं हम, संदेहवाचक वाक्य, हमारा 6th वाक्य है जो संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है बेटा, जब हमें किसी के काम या किसी भी बात का पूरी तरीके से पक्का ज्ञान नहीं होता तो हम संदेह प्रकट करते हैं। तो ऐसे वाक्य को, ऐसी बातों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं शायद आज बारिश हो, तो ये क्या है, मेरा यहाँ मैं पूरा पक्का नहीं बता रही, यहाँ पे मुझे संदेह है मौसम को देख के। तो ये मैं बोल रही हूँ कि शायद आज बारिश हो, जिसका मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसे वाक्यों को जिसमें संदेह हो, बात की पूरी जानकारी ना हो, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है बच्चों, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। एक और उदाहरण देखेंगे, शायद कल हम घूमने जाएं। तो इस वाक्य को पढ़ने के साथ ही हमें बच्चों क्या पता चल रहा है, पहले ही मैंने यहाँ पे लगा दिया शायद, तो हम यहाँ पे पूरा पक्का और निश्चित नहीं है कि हम घूमने ही जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, शायद कल हम घूमने जाएं। तो हमारे इस वाक्य में हम पूरी तरीके से
सहमत नहीं है कि हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो ऐसे वाक्यों को किसके अंतर्गत रखा जाता है बच्चों? संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत रखता है। जिन बातों में कोई संदेह हो कि ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या फिर ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं बच्चों? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एक और देखते हैं 7, हमारा 7वां। सातवां है हमारा संकेतवाचक वाक्य। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि संकेत, जब हम किसी को किसी कार्य के लिए संकेत देते हैं, कुछ बताते हैं, तो ऐसे वाक्य को किसके अंतर्गत रखा जाता है बच्चों? संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे पढ़ाई करो वरना तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं संकेत दे रही हूँ। इस वाक्य को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? मैं संकेत दे रही हूँ कि पढ़ाई करो वरना तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो ऐसे वाक्य को पढ़ने से हमें क्या आभास हो रहा है बच्चों? कि संकेत मिल रहा है कि पढ़ाई करो वरना तुम फेल हो जाओगे। इसी तरीके से एक और वाक्य देखते हैं हम। बारिश में मत भीगो वरना बीमार हो जाओगे। इस वाक्य को पढ़ने के साथ भी क्या लग रहा है बच्चों? संकेत मिल रहा है। क्या? बारिश में मत भीगो वरना बीमार हो जाओगे। तो ऐसे वाक्य जिनसे किस संकेत मिले किसी बात का, कि ऐसा मत करो वरना ये हो जाएगा, या फिर ये मत करो वरना वो हो जाएगा, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है बच्चों? संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। एक आखिरी का हमारा है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसको मैंने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था कि विस्मयादि बोधक वाक्य वे होते हैं जिससे कि किसी की प्यार, दुख, करुणा इत्यादि का पता चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि शब्द बोलते हैं। उदाहरण के लिए आठवां है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। अगर आपने मेरी पिछली कक्षा में देखा होगा कि मैंने उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया था, तो उसमें मैंने विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग बताया था। तो आज हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य की। तो ऐसे विस्मयादि जो चिन्हों का हम उपयोग विस्मयादि बोधक में करते हैं, जब हम किसी के प्यार, दुख, करुणा या फिर निश्चय या फिर आश्चर्य होने की हम बातों को लाते हैं, तो ऐसे वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हाय, ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य जिसके आगे ऐसा चिन्ह होता है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह होता है। तो हाय राम फेल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चिंता प्रकट कर रहे हैं कि हाय राम फेल हो गया। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। इसी तरीके से ओह हम जीत गए। ये क्या? खुशी दिखा रहा है। ओह हम जीत गए। तो ऐसे वाक्य जिसमें कि दुख, करुणा, प्रशंसा आदि के भावों का ज्ञान हो, ऐसे विराम चिन्हों का जब हम प्रयोग करते हैं और पढ़ने से ही पता चल जाता है कि विस्मयादि बोधक वाले चिन्ह हैं, तो ऐसे वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या सीखा? वाक्य के अंग और वाक्य अर्थ रचना के प्रकार से और अर्थ के प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं हमने ये सीखा। आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और ये हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, तो इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं।
आप सभी के लिए थैंक यू।